दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने इसराइल को ला दिया घुटनों पर। जी हाँ, आपको बताते चले हमास के हमलों के आगे झुका इसराइल। आखिरकार क्यों दोस्तों? ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर हो गया बवाल। ईवीएम को बंद करो, अगर नहीं हुआ बैलेट से पेपर तो चुनाव नहीं होने देंगे, दे दिया अल्टीमेट। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने क्या 2016 का वीडियो हुआ वायरल, जैसे पेटीएम हुआ बंद तो राहुल गांधी का बयान हुआ सच। राहुल ने कहा था पेटीएम टू मोदी। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने भर दी हुंकार, कहा ये आखिरी बजट है मोदी सरकार का, इसके बाद वो सत्ता में नहीं रहेगी। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल हिजबुल्लाह ने किया जोरदार हमला। हिजबुल्लाह के अटैक से दोस्तों कांप उठा इसराइल। इसराइल ने मांगी माफ़ी, कहा फिलहाल हम समझौता करना चाहते हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कल जो है ज़बरदस्त तरीके से रॉकेटों की बौछार कर दी हिजबुल्लाह ने इसराइल के सैन्य अड्डों पर ज़बरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद दोस्तों इसराइल कांपने लगा और उसने जो है उसकी मांग कर दी है दोस्तों मध्यस्थता की। खास करके वो हिजबुल्लाह से डील करना चाहता है कि हिजबुल्लाह अपने ये हमले रोक दे। आपको बताते चले लेबनान बॉर्डर से जमकर हिजबुल्लाह गरज रहा है। यही कारण है जो हिजबुल्लाह से पंगा लेने में हर कोई डरता है। हिजबुल्लाह जब एक बार स्टार्ट हो जाता है दोस्तों तो वो रुकने का नाम नहीं लेता, और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ये साबित कर दिया है कि दोस्तों उनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा कल दिल्ली के जंतर मंतर पर दोस्तों जुटी भीड़ को देखकर मीडिया हुई गायब। दोस्तों अगर दिल्ली में इतना बड़ा मोर्चा खुल जाए ईवीएम को लेकर, लोग सड़कों पर आ जाएं, महिलाएं बुजुर्ग तमाम लोग, और ये कहें कि ईवीएम और वीवीपैट में जो धांधली हो रही है उसको बंद किया जाए और सिर्फ चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। अब दोस्तों जब इतना बड़ा जाहिर सी बात है मोर्चा खुला और कोई मीडिया चैनल ना जाए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से आदेश आया है कि इसको कवर तक मत करना, किसी चैनल पर मत चलाना। ये मोदी सरकार से आदेश आया है दोस्तों कि ईवीएम का जितने भी मोर्चे खुल रहे हैं उनको कवर ना किया जाए, ना ही न्यूज़ चैनलों पर बताया जाए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और दोस्तों ये लोग वही चोर हैं जिनकी दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि ये आरोप दोस्तों हम ये तो कह सकते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब सामने वाला खुद ईवीएम को हैक करके बता रहा है कि कैसे बटन कोई सा दबाओ वोट कहीं चला जाता है, और उसके बाद भी चुनाव आयोग मुंह में दही जमा ले, और यहाँ तक कि बीजेपी के चार नेता ईवीएम बनाने वाली कंपनी में हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ईवीएम के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इसराइल की लड़ाई के बीच हुतीज़ ने किया दोस्तों जोरदार ताबड़तोड़ हमले अमेरिका पे। अमेरिका ने दोस्तों अपने विमान पोत से गिराए उन तमाम रॉकेटों को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कल हुतीज़ ने एक बार फिर से अमेरिका के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद अमेरिकी ने अपनी जो है यहाँ पर स्पेशल पोत से उन लोगों को डिस्ट्रॉय किया, उन मिसाइलों को, उन रॉकेटों को। आपको बताते चले अमेरिका ने कहा कि हुतीज़ ने हमारे यहाँ पर हमला किया था, लेकिन हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उन मिसाइलों को, उन रॉकेटों को। आपको बताते चले हुतीज़ अमेरिका के ऊपर हमलावर है, ख़ास करके जब से हुतीज़ के कुछ लोगों को अमेरिका ने मार दिया था। आपको बताते चले हुतीज़ ने अमेरिका की जो शिप हासिल की थी वो भी अपनी जीत के तौर पर रख रखी है। ऐसे में हुतीज़ के जो हौसले हैं वो बुलंद होते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई आता भी है अमेरिका उलझने हुतीज़ के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हुतीज़ ने ख़तरनाक लड़ाकों को अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी की 2016 की भविष्यवाणी हुई सच। लोग बोले राहुल गांधी वक्त से आगे चलते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों राहुल गांधी का ये पहला बयान नहीं है जो सच साबित हुआ है पेटीएम का। आपको बता दें दरअसल अब आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर रोक लगा दी है। कई चीज़ हैं जिसके ऊपर पेटीएम पर आरबीआई ने एक्शन लिया और रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों पेटीएम में ज़बरदस्त तरीके से घोटाले हो रहे थे, जनता के साथ पैसों का गेम किया जा रहा था। इसको लेकर फाइनली आरबीआई ने जो है यहाँ पर एक फैसला लिया, जिसके बाद आरबीआई ने जो है यहाँ पर इस पर सख्ती दिखाई। लेकिन दोस्तों याद कीजिए राहुल गांधी का 2016 का वो बयान, जब राहुल गांधी ने कहा था कि पेटीएम का मतलब जो है
वो पे टू मोदी है, मतलब कि ये जो आप पैसा पे कर रहे हो ये मोदी को जा रहा है सारा पैसा। क्योंकि दोस्तों पेटीएम एक बड़ा हिस्सा सरकार को देता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, पेटीएम में दोस्तों जितने भी कस्टमर केयर जुड़ते जाते हैं, माना जाता है इसका एक हिस्सा सरकार के पास जाता है, खास करके मुनाफे का। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पेटीएम को लेकर जो सरकार ने कहा था कि पेटीएम करो, तमाम प्रचार किए गए थे, इसको लेकर जमकर राहुल गांधी बरसे थे। और दोस्तों वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। अब राहुल गांधी का लोग सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बंदा वक्त से पहले ही आगे चलता है और पहले ही बता देता है क्या होने वाला है। ये राहुल की पहली भविष्यवाणी नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने दोस्तों कोरोना को लेकर चेतावनी दी थी कि ये बहुत भयावह आएगा। तब बीजेपी के नेताओं ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि क्या कोरोना क्या होता है, कोरोना को वगैरह कुछ नहीं है, राहुल गांधी भ्रम फैला रहा है। लेकिन दोस्तों जब कोरोना आया तो लाखों लोगों की मौतें हो गई, देश में तबाही मच गई। तब बीजेपी वालों को समझ में आया कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो सही है। लेकिन तब भी बीजेपी वालों ने राहुल की तारीफ नहीं करी, बल्कि उससे पल्ला झाड़ते रहे। यही कारण है जो राहुल गांधी का हर बयान दोस्तों सच हो जाता है। और वो बयान भी दूर नहीं है दोस्तों, वो दिन भी जब राहुल ने कहा था कि इस देश में नफरत का जहर जो घोल रही है वो बीजेपी के लिए ही खतरनाक बन जाएगा, पूरे देश को ले डूबेगा। और दोस्तों देश उस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मस्जिदों में जिस तरीके से बार बार मंदिरों की स्थापना की कोशिश की जा रही है, ख़ास करके मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाने की जो दोस्तों वो चल रही हैं रणनीतियाँ, ये आप देख ही रहे हो। और ये सब कुछ सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है और ये देश के लिए ख़तरनाक साबित होगा आगे चलकर। दोस्तों आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। अखिलेश बोले मोदी सरकार का आखिरी बजट है ये, इस बजट में भी ठन ठन गोपाल मिला जनता को। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से बजट को पेश कर दिया गया, लेकिन क्या दोस्तों इस बजट में आपको कुछ भी ऐसा लगा कि जिसके बड़े बड़े सिर्फ जुमले दे देने से या यूँ कह देने से कि 300 यूनिट बिजली अब आपको फ्री मिलेगी, अब आपको ये होगा, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों जुमला तो प्रधानमंत्री 2014 से ही देते आ रहे हैं। याद कीजिए, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या वो शर्त मोदी सरकार ने पूरी की? नहीं की। मैं जो है हर किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। सिर्फ दोस्तों जुमले दिए जाते हैं। ये बजट जो पेश किया गया इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जुमला दिया गया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और बहाने क्या बनाए गए, हमने इतनी गरीबी मिटा दी 2014 से 2024 तक में। क्या दोस्तों आपको कहीं पर भी गरीबी मिटती हुई दिखी? उल्टा दोस्तों आप समझिए लोगों की आय तो कम होती जा रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये जो कहर टूट रहा है लोगों के ऊपर, ये कोई झुटला नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने आकर बड़ा अच्छा काम किया है, अगर पैसा बढ़ रहा है तो देश का ही विकास हो रहा है। जब कांग्रेस ज़रा सा किसी चीज़ पर पैसा बढ़ा देती थी, एलपीजी पर या पेट्रोल पर, तो ये लोग छाती पीटते थे बीजेपी वाले, अरे इतना महंगा हो गया। मोदी जी खुद रोते थे, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मनमोहन सिंह साहब को कम करना चाहिए। लेकिन आज जब खुद दोस्तों आप समझिए पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर ले गए हैं, तब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब महंगाई बढ़ गई है। इसी को कहते हैं दोस्तों कि खुद करो तो जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाला करे तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। इसी को लेकर अखिलेश ने साफ कहा कि ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है, क्योंकि इसके बाद वो सत्ता में नहीं आएगी। ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सच्ची हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब झेलने की हिम्मत रही नहीं है हमारे अंदर मोदी सरकार को। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार एक बार फिर से ईवीएम को लेकर पूरे देश में मचा हुआ है बवाल। बीजेपी के 4 लोग ईवीएम कंपनी में क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है दोस्तों? कल इस मोर्चे में एक बात तो साबित हो गई दोस्तों, एक भी मीडिया इस मोर्चे को कवर करने नहीं पहुंची थी। इसका सीधा सा मतलब आप समझते हैं कि मीडिया नहीं चाहती कि ईवीएम का मुद्दा पूरी जनता तक पहुंचे। दोस्तों सब जानते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होती रही हैं। इन याचिकाओं में बार बार कहा गया है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की जाती है, ईवीएम में घोटाला किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। आप समझिए दोस्तों, जबकि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और वीवीपैट और ईवीएम को हटाकर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर दोस्तों बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। सिंपल सी बात ये दोस्तों, अमेरिका बेवकूफ़ तो है नहीं, जापान बेवकूफ़ तो है नहीं जो वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, अमेरिका सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, और उसके बाद भी वो ईवीएम का यूज़ क्यों नहीं करता है? आपने कभी सोचा है? लेकिन हमारे यहाँ के चुनाव आयोग को देखिए, कहते हैं अरे भैया ये तो हम पुराने ज़माने में पहुँच जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा हमें वो गिनने में। भाई 5 दिन की जगह 10 दिन ले लो आप,
लेकिन जो वोट डालने वाला है उसके वोट का मान तो रखो। आप तो जानबूझकर ईवीएम को लाए हो, आपको इससे मज़ा आ रहा है। कांग्रेस ने ईवीएम लाकर सबसे बड़ी गलती करी थी दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस को तब ये नहीं पता था कि एक ऐसी सरकार भी आएगी जो बेईमानी पर उतर आएगी और ईवीएम का दुरुपयोग करेगी, और आज वही हो रहा है। कांग्रेस की ये सबसे बड़ी गलती हमारे देश के लिए दोस्तों ख़तरनाक साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम तो ले आई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि एक मोदी सरकार नाम की एक ऐसी सरकार आएगी जो पूरे देश में हुड़दम मचा कर रख देगी। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में जंग का हो गया ऐलान। ईरान बोला एक एक से लिया जाएगा बदला जिन लोगों ने ईरानी को मारा था। आपको बता दें चले दोस्तों, ईरान के आगे अमेरिका भी फेल है। ईरान के आगे अमेरिका ने घुटने टेक रखे हैं, साफ कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो हमारा साथ दे। सीधी सी बात ये दोस्तों, ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर उसके लोगों पर आगे भी कुछ हुआ तो आगे भी वो इसी तरीके की बदले लेगा। आपको बताते चले, दरअसल इजराइल और ख़ास करके ईरान के बीच में हमास को लेकर झड़प थी, लेकिन अब उसने अमेरिका को भी दोस्तों जिस तरीके चेताया और अमेरिका के 3 सैनिक मार गिराए, 25 को घायल कर दिया था, उसके बाद से अमेरिका बदले की राह में है। उसने कहा है हम ईरान से लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हम उन लोग को भी नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने हमारे सैनिकों को मार दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बताया जाता है ईरान के कुछ संगठनों ने हमला कर दिया था अमेरिका के सैनिक पर, और ये ईरान ने ही कराया था। हालांकि अमेरिका ईरान से इजाज़त मांग रहा है कि वो उसको इजाज़त दे उन लोगों से बदला लेने को जिन लोगों ने अमेरिकी सैनिकों को मारा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी के पास 2 ही काम है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। इन 3 संस्थाओं से बीजेपी विपक्ष को हराने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ होगा जब आप समझिए किसी सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछा गया कि आपके पास ये 36 लाख रुपए कहाँ से आए। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई होती है, ये एक ऐसी कार्रवाई होती है दोस्तों जिसमें ज़्यादातर बहुत मुश्किल से बेल मिल पाती है। इसीलिए बीजेपी ईडी का यूज़ करती है ताकि बेल मिलने में विपक्ष को इतनी परेशानी हो कि साल 2 साल तो लग ही जाएं। अब आप समझिए दोस्तों, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद भी बीजेपी को चैन नहीं है। अब वो सरकार गिराने की फिराक में है झारखंड की। अब कमल लोटस चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है झारखंड में। दोस्तों आप समझिए, मोदी सरकार इंदिरा गांधी को कॉपी कर रही है। माना जाता है एक समय में जब इंदिरा गांधी ने 1962 में तमाम सरकारों को गिरा दिया था, 29 सरकारों को रातों रात, और इंदिरा गांधी के इस फैसले ने विपक्ष को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दिया था, जहां पर इंदिरा गांधी ने सबको जेल में ठुसवा दिया था। उसी नक्शे कदम पर दोस्तों मोदी सरकार चल रही है। कभी 1962 में जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी, आज वो हमारे देश के नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। दोस्तों आप समझिए कितने, अब बहुत कम ऐसे राज्य बचे हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। एक एक कर मोदी सरकार ने तमाम राज्यों में सरकारें गिरा दी हैं। और आप समझिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि एक राज्य के सीएम को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दोस्तों आप समझिए सीएम को आज तक कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिर्फ नीचे के जो उनके नेता होते हैं या आसपास के जो विधायक होते हैं उन पर तो गाज आए दिन गिरती रहती है, डिप्टी सीएम पर, लेकिन सीएम को पहली बार गिरफ्तार किया गया है। और ये मोदी सरकार के राज में दोस्तों उल्टी गंगा बहने लगी है। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कल सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड कुछ कीजिए, ऐसे कैसे सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके बाद बीजेपी के होश और आगे बढ़ेंगे। वो तेजस्वी को गिरफ्तार करने का सोचेंगे, लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने का सोचेंगे दोस्तों, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहेंगे। तमाम जितने सीएम बचे, अरविंद केजरीवाल को तो पता चल ही रहा है कि उनको गिरफ्तारी के लिए बीजेपी साजिश कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी की बीजेपी को खुली चेतावनी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को ललकारा। दरअसल दोस्तों हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा और खुली चेतावनी दे दी है। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा ममता बनर्जी ने कहा कि सोरेन की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी को घेरा। कहा दम है तो मुझे गिरफ्तार करो। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल रही है और अगर उन्हें भी जेल में भेजा जाता है तो वो किसी भी तरह से बाहर आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि क्या हम सभी चोर हैं और वह सभी संत हैं? वे चोरों में सबसे बड़े चोर हैं, चोर लोग हैं।
क्योंकि सबसे ज़्यादा चोर वही होता है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। उन्होंने कहा कि वो दोषी होते हैं, खाली बर्तन सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं। आज वे सत्ता में हैं इसलिए एजेंसियों को लेकर घूम रहे हैं, कल वो सत्ता में नहीं होंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी की इस बात का मैं इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि ममता बनर्जी की बात बिल्कुल सच है। मोदी सरकार को लगता है कि वो पूरे देश में सरकारों को गिरा देगी। वो पूरे देश में दोस्तों एक एक करके तमाम सरकारों को गिराकर हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के पास तमाम ताकतें हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, कोर्ट पर भी दबाव है। इस बात पे कोई झूठ नहीं है, बोलने में कोई वो नहीं, डरना नहीं चाहिए दोस्तों। कोर्ट पर भी दबाव बाल बना रखा है मोदी सरकार ने, फैसले वही आते हैं जो मोदी चाहते हैं। सिंपल सी बात यही नहीं दोस्तों, तमाम इन संस्थाओं पर कब्जा होने के बाद भी इतना डर है मोदी सरकार में कि वो लोगों को गिरफ्तार करके जेलों को पीछे डाल रही है। उसको अभी भी ये डर है कि हम हार सकते हैं लोकसभा में अगर जनता ने हमें वोट नहीं दिया तो। इसीलिए अब वो मेन चेहरों को जेल के पीछे भेज रही है और हर जगह कमल लोटस चला रही है ताकि सरकारें गिराकर सरकारें बनाई जा सके। इसी को लेकर दोस्तों तमाम जगह जंग छिड़ी हुई है कि क्या अब देश में ऐसे चुनाव हुआ करेंगे जो विपक्ष है उनको जेलों में डाल दो। फिर तो एक काम करे मोदी सरकार, अकेले ही चुनाव लड़ ले और अकेले ही जीत जाए दोस्तों, क्योंकि वैसे भी वो विपक्ष को तो जेलों में ही डाल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर ईवीएम को लेकर मचा है घमासान। जी हाँ, कांग्रेस ने फिर से किया खुलासा। कांग्रेस बोली बीजेपी और ख़ास कर चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और अगर जो वोट देने वाली जनता ही दोस्तों ये कह रही है कि हमें ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं है, ईवीएम को हटाना चाहिए, तो मोदी सरकार दोस्तों ईवीएम को क्यों रखना चाहती है? क्योंकि दोस्तों ईवीएम में शुरू से घोटाले हो रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर दोस्तों अभी बैलेट पेपर से चुनाव होता ना तो कांग्रेस कब की सत्ता में आ चुकी होती, शायद 2019 में ही आ जाती। लेकिन दोस्तों बीजेपी ईवीएम के बल पर बड़े खेल करती है, क्योंकि ये चीज़ खुद चुनाव आयोग ने भी मानी है कि 2% तक का घोटाला किया जा सकता है ईवीएम में। अब आप समझिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी कैसे जीती है, महज 1% से जीती है और 1% का घोटाला तो उसने आराम से कर लिया होगा दोस्तों। ये आरोप लगते रहते हैं। सीधी सी बात ये है कि ईवीएम अगर ना हटे दोस्तों तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि विपक्ष चुनाव लड़ने से ही मना कर दे कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक कि ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग आराम से बैठा हुआ है, चाहे कितने भी बड़े बड़े वो हो रहा है जंतर मंतर पर दोस्तों, कोई मीडिया उसको बता नहीं रही है। मीडिया इन चीज़ों को छुपा रही है कि कैसे दोस्तों जंतर मंतर पर कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं ईवीएम को लेकर। और इस मीडिया को मोदी सरकार का फुल अल्टीमेट है कि आप अपने चैनल पर ईवीएम को लेकर कोई खबर मत चलाना, क्योंकि दोस्तों ईवीएम इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है दोस्तों तो चोर पूरी कोशिश करता है कि उस चोरी को वो डिफेंड कर ले, डिफेंड कर कर ये साबित कर दे कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप चोरी नहीं करते तो आपको ईवीएम बंद कराने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना थी। सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों आप समझिए लोकतंत्र पे इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े मुद्दे पर चुप बैठा है। दोस्तों लोग ने बहुत ढिंडोरा पीटा था, डीवाई चंद्रचूड़ आ गए, डीवाई चंद्रचूड़ आ गए, बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। देखिए दोस्तों छोटे मोटे फैसले तो बहुत अच्छे लिए गए, लेकिन जो बड़े फैसले होते हैं वो मोदी सरकार के हक़ में ही क्यों जाते हैं, ये सवाल तो लोगों के मन में उठेगा ही। अगर कोर्ट ये सोचता है कि हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता तो वो गलत है दोस्तों। लोग कोर्ट से भी सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको चुनने के लिए 3 लोग होंगे। मोदी सरकार ने सीजीआई को किनारे कर दिया। इससे साफ दिखाई देता है कि भैया जो फैसले हो रहे हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी का चल रहा हो, ज्ञानव्यापी का केस बंद होना चाहिए था, वर्शिप एक्ट लगा है दोस्तों इस पर। लेकिन आप देख लीजिए हिंदू मुसलमान हो रहा है, कोर्ट ये कहता है कि ये आखिरी धर्म का मामला है जो हम सुन रहे हैं। ऐसे आखिरी करके तमाम मस्जिदों का दोस्तों खेल हो जाएगा, आप समझिए। और ये सिर्फ ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार चाहे तो इसे 2 मिनट में रोक सकती है ये कहकर के ये वर्शिप एक्ट के अंदर आता है, वरना ऐसे दोस्तों धर्म स्थलों के मुद्दे उठते रहेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें।